हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बाज नहीं आ रहा चीन। G20 से पहले जारी किया नया नक्शा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना हिस्सा। जी हां दोस्तों, बताएंगे अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत ने भी बड़ा प्लान उठाया है। दोस्तों चीन की सीमा तक जाएगी भारतीय रेलवे, भूटान म्यांमार को भी जोड़ने का बड़ा प्लान। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां दुनिया की सबसे सुरक्षित कार से आएंगे जो बाइडेन। भारत गोली बम छोड़िए रॉकेट लॉन्चर भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां असदुद्दीन ओवैसी ने बिगाड़ा इंडिया गठबंधन का काम। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारी आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां बाज नहीं आ रहा चीन। G20 से पहले ही जारी कर दिया एक नया नक्शा, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना। बता दें भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने पंगा लेने का फैसला किया है। दूसरों की जमीन कब्जाने वाले चीन ने एक बार फिर अपनी मानसिकता दुनिया के सामने दिखाई है। चीन ने अपना आधिकारिक नक्शा जारी किया है, जिसमें उसने भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। इसके साथ ही उसने दक्षिण चीन सागर में मौजूद टापुओं पर भी अपना दावा पेश किया है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसकी जानकारी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में लिखा, यानी ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा है कि चीन के मानक मानचित्र का 2023 एडिशन आधिकारिक तौर पर सोमवार को जारी किया गया और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय की ओर से होस्ट किए गए मानक मानचित्र सेवा की वेबसाइट पर लॉन्च किया गया। ये मैप चीन और विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं की रेखांकन विधि के आधार पर कंपाइल किया गया है। चीन की ओर से यह नक्शा तब जारी किया गया है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिले थे। इस बीच ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि चीन LAC के पास संवेदनशील इलाकों में गांव बनाने में लगा हुआ है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन के जियो कांग में पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में ऐसे 628 गाँव, तवांग में 30 और तुलुंग में 25 गाँव के होने का अनुमान है। रणनीतिक दृष्टिकोण से तवांग अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर का एंट्री पॉइंट है। साथ ही जहां तक तिब्बतियों का सवाल है, इसका धार्मिक महत्व भी है। तुलुंग ला का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि 1975 में चीनियों ने असम राइफल्स की 4 टुकड़ियों पर घात लगाकर हमला किया था। चुमार के संवेदनशील इलाके में भी ऐसी बस्तियां देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में चाइना को पता है कि G20 की बैठक होने वाली है, जिसमें बड़े बड़े डेलीगेशन इंडिया जाने वाले हैं। और ऐसे में क्यों न किसी मुद्दे को गरमा दिया जाए जिससे कि भारत G20 के बैठक को चैन से ना कर पाए। अब ऐसे में दोस्तों इसी बीच चीन ने बहुत बड़ी हिमाकत कर दी है और G20 से पहले नया नक्शा जारी करके लद्दाख अरुणाचल प्रदेश को अपना बताया। ऐसे में दोस्तों एक भारतीय होने के नाते दोस्तों आपका औचित्य बनता है कि इस पर अपनी राय रखें। बहरहाल भारत को कैसे जवाब देना चाहिए चाइना को, कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय रेलवे की तरफ से भी बड़ी खबर आ रही है। चीन की सीमा तक जाएगी भारतीय रेलवे, भूटान म्यांमार को भी जोड़ने का है बड़ा प्लान। दरअसल पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी यानी सब्यसाची डे ने बताया कि जल्द ही उत्तर पूर्व में अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय सीमा पार रेलवे कनेक्टिविटी होगी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के इलाकों में रेलवे कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार पहली बार 1.2 लाख करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने आगे कहा कि इम्फाल मोरेन लाइन को मंजूरी दे दी गई है। देश की सीमा के करीब तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के रेलवे के प्रयास के बारे में उन्होंने बताया कि हमारा ध्यान फिलहाल भारत चीन सीमा और म्यांमार पर है। जी हाँ, इम्फाल मोरेह लाइन को प्रारंभिक मंजूरी दे दी गई है। सब्यसाची डे ने कहा कि भारत और म्यांमार के बीच चल रहे कालादान मल्टी मॉडल परियोजना को जोड़ने के लिए सेरंग हबीछुआ रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं भूटान को जोड़ने वाली कोकराझार गेलुफू रेलवे लाइन और बांग्लादेश की अखौरा तक जाने वाली रेलवे लाइन अगरतला अखौरा रेलवे प्रोजेक्ट को जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। उत्तर पूर्व में जल्द ही पहली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार रेलवे कनेक्टिविटी होगी। उन्होंने कहा कि बहुत सारी सीमा पार परियोजनाएं भी है। हमारा ध्यान मुख्य रूप से सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ना और हमारे इन अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसियों के माध्यम से व्यापार बढ़ाने पर भी उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान उत्तर पूर्व में बहुत ही आसानी से लॉजिस्टिक्स के सामानों को लाना है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल भारत भी अच्छा प्रयास कर रहा है और इसके लिए आपका क्या कहना है दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां G20 से जुड़ी बड़ी खबर, दुनिया की सबसे सुरक्षित कार से आएंगे जो बाइडेन। भारत गोली बम तो छोड़िए रॉकेट लॉन्चर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के लिए 7 सितंबर को भारत आ रहे हैं। बाइडेन 4 दिन तक भारत में रहेंगे। ये पहली बार होगा जब
कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इतने लंबे वक्त तक भारत में रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी खास कार द बीस्ट भी भारत आएगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जिस कार पर यात्रा करते हैं उसे दी बीस्ट कहा जाता है। ये लिमोजिन कैटेगरी में आने वाली कैडिलिक कार है। द बीस्ट में बख्तरबंद बाहरी हिस्सा, बख्तरबंद खिड़कियां, टॉप स्पेक कम्युनिकेशंस सिस्टम और केवलर रीइंफोर्स्ड टायर्स होते हैं। इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कार कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति की इस कार पर हर वार बेअसर है। इसको ना तो कोई गोली भेज सकती है और ना ही कोई बम बारूद इसको उड़ा सकता है। इस पर ग्रेनेड, शॉटगन्स, रॉकेट लॉन्चर, टीयर गैस तक का कोई असर नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, द बीस्ट केमिकल हमले तक को झेल सकती है। इसके बारे में दावा किया जाता है कि अंतरिक्ष से जमीन पर गिरने वाले क्षुद्र ग्रह के टकराव के बाद भी ये कार सलामत रहती है। इस कार में लगे पावरफुल जैमर होने की वजह से कोई भी साइबर अटैक इस कार पर नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जो बाइडेन को भारत आने के लिए मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पीएम मोदी जी और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत। G20 में बताया कौन होगा रूस का प्रतिनिधि, इन मुद्दों पर हुई चर्चा बता दें। भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि पुतिन ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत उस रिपोर्ट के बाद हो रही है जिसमें कहा गया था कि पुतिन व्यक्तिगत तौर पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। क्रेमलिन ने शुक्रवार को कहा था कि रूसी राष्ट्रपति का कार्यक्रम व्यस्त है और उनका प्रमुख ध्यान विशेष सैन्य अभियान यानी यूक्रेन युद्ध है। G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। ये शिखर सम्मेलन भारत में वैश्विक नेताओं की सबसे बड़ी सभा में से एक होने की उम्मीद है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया में G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता से जब पुतिन के G20 में शामिल होने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें पुतिन की भागीदारी का प्रारूप बाद में तय किया जाएगा। रशिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था। रूस इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पुतिन के बीच में क्या बातचीत हुई, आपको बता दें कि NarendraModi.in पर लिखी जानकारी में दोनों नेताओं के बीच बातचीत की पुष्टि हुई है। इसमें कहा गया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की और जोहान्सबर्ग में हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को G20 में शामिल न हो पाने को लेकर अपनी असमर्थता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर भी हार्दिक बधाई दी। उन्होंने अंतरिक्ष में खोजों के लिए द्विपक्षीय सहयोग को और विकसित करने की इच्छा जाहिर की। इस बातचीत में जोहान्सबर्ग में XV ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा की गई। साथ ही सम्मेलन में हुए समझौतों के महत्व पर मुख्य रूप से ब्रिक्स के विस्तार पर जोर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी जी को फोन करके यह जता दिया है कि भारत को अब कोई हल्के में नहीं लेता। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में भारत की आज जो साख पूरे दुनिया में है वो वाकई में दोस्तों माननी पड़ेगी। ऐसे में इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में नाम लिखकर जरूर बताएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है। और दोस्तों, मेरा भारत महान कहना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां धरती गोल है या चपटी, पाकिस्तानी मदरसे में देखें क्या पढ़ाया जाता है। ऐसे कैसे बनेगा पाकिस्तान का चंद्रयान, बता दे भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल होने के बाद पाकिस्तान की आवाम को सबसे ज्यादा तरस अपने आप पर आ रहा है। पाकिस्तान में लगातार पब्लिक ये सवाल पूछ रही है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा कोई मिशन क्यों नहीं चला पाया। इसके अलावा अब ये भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी कहाँ है। इस बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के मदरसे का एक लड़का कहता है कि धरती घूमती नहीं है और सूरज चांद इसका चक्कर लगाते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो आने के बाद लगातार लोग मजाकिया ढंग से पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं। यूट्यूब पर नाइला पाकिस्तान रिएक्शन चैनल ने चंद्रयान मिशन पर लोगों के इंटरव्यू लिए। इसमें एंकर ने कुछ मदरसे के बच्चों से भी बात की। बातचीत में पता चला कि मदरसे में साइंस और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि जमीन गोल है या चपटी, तो मदरसे के लड़के ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे दोस्तों, लेकिन हंसी बहुत आएगी। आपको बता दे, पाकिस्तानी मदरसे के लड़के ने कहा कि जमीन चपटी है, ये घूमती नहीं है। इस पर जब उससे पूछा गया कि आखिर दिन रात और मौसम फिर कैसे होते हैं, तो उसने कहा कि चांद धरती का चक्कर लगाता है, जो कि एकदम सही बात थी। लेकिन जब उससे पूछा गया कि सूरज भी क्या ऐसा करता है, तो उसने कहा कि सूरज दिन होने पर निकलता है और समय के साथ बढ़ता रहता है, ये भी धरती का चक्कर लगाता है। इतना सुनने के बाद एंकर एक शख्स को अपने पास बुलाती है और उससे यही सवाल पूछती है, जिस पर वो कहता है कि इन लोगों को गलत पढ़ाया जा रहा है, धरती घूमती है। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दें, सोशल मीडिया पर इतना मजाक बनाया जा रहा है
इतना ज्यादा लोग मजे ले रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद। पाकिस्तान की इस हालत पर दोस्तों लोग वाकई में धिक्कार रहे हैं कि क्या है पाकिस्तान की यूथ, क्या है पाकिस्तान के बच्चे, आखिर कैसे पाकिस्तान विकास करेगा। कहीं से कहीं तक पाकिस्तान का कोई भविष्य उज्जवल दिखाई दे ही नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जिस वजह से पाकिस्तान जाना जाता है, आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों, हमें कहने की आवश्यकता नहीं, लग रहा है उसी दिशा में पाकिस्तान ग्रोथ कर सकता है। अब आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन में सड़क पर जोर से बात ना करें जापानी। जी हां, जापान ने नागरिकों के लिए जारी किया अलर्ट, कहा आ रहे धमकी भरे फोन। जी हां दोस्तों, जापान से बीते गुरुवार से प्रशांत महासागर में फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट रेडियो एक्टिव पानी छोड़ना शुरू कर दिया। इस पानी का इस्तेमाल जापान अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए करता था। इसके विरोध में चाइना ने जापान के समुद्री उत्पादों पर बैन लगा दिया, लेकिन ये मामला इतने पर ही नहीं रुका। चीन की ओर से लगातार जापान को धमकी भरे फोन किए जा रहे हैं। इसको लेकर जापान ने ऐतराज जताया है। जापान सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि चीन का ये रवैया काफी गलत है। जापानी व्यवसायों और समूहों, जिनमें टोक्यो के एक कॉन्सर्ट हॉल से लेकर इवाते के उत्तरी प्रांत में एक मछली घर तक शामिल है, जिसने कहा है कि उन्हें चीनी भाषियों की तरफ से इतनी अधिक कॉलें आनी शुरू हो गई थी कि उन्हें सामान्य संचालन करने में कठिनाई हो रही थी। जापान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उप विदेश मंत्री मसाताका ओकानो ने फोन पर चीनी राजदूत को तलब किया। मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनो ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन से आने वाले उत्पीड़न भरे फोन कॉल बेहद खेदजनक हैं और हम चिंतित हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के गड्ढे में फंस सकता था चंद्रयान 3। इसरो के वैज्ञानिकों ने बचाई जान। आपको बता दें, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सक्सेसफुली उतर गया। अब खुलासा हुआ है कि चंद्रयान 3 चांद के अंधेरे गड्ढे में गुम हो सकता था और उससे फिर संपर्क कभी नहीं किया जा सकता था। इस खतरे से निपटने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया और चंद्रयान 3 की वास्तविक लैंडिंग लक्षित लैंडिंग स्थल से मात्र 358 की दूरी पर कराई गई। इसमें अगर जरा सी भी चूक होती तो चंद्रयान 3 1 से 2 किलोमीटर दूर विशाल गड्ढे में चला जा सकता था। चांद के इस गड्ढे में हमेशा अंधेरा रहता और चंद्रयान 3 को अगर रोशनी नहीं मिलती तो सोलर पैनल काम नहीं करते। इससे प्रज्ञान रोवर को ऊर्जा नहीं मिल पाती और वो वहीं बेकार हो जाता। जी हाँ दोस्तों, जिसको हमारे वैज्ञानिकों ने सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान की सेफली सॉफ्टली लैंडिंग नहीं करवाया दोस्तों, साथ में उसकी जान तक बचाई उन गड्ढों से। ऐसे में अगर आप भी अपने भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा मानते हैं तो कमेंट में कांग्रेचुलेशन इसरो जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां जब चंद्रयान की बात हो रही है दोस्तों, तो सूरज वाले मिशन को लेकर बता दें आपको कि 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की यात्रा, चांद से 4 गुना ज्यादा की यात्रा। जी हाँ, कितना खास है आदित्य L1 मिशन। आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 28 अगस्त को घोषणा की है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित यान आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से होगा। विशेष रूप से इस मिशन के प्रति लोगों के उत्साह को देखते हुए आम जनता को श्रीहरिकोटा लॉन्च व्यू गैलरी से इसके प्रक्षेपण को देखने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। चांद मिशन के बाद अब भारत की नजर सूर्य पर है। आदित्य L1 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। भारत के लिए कितना खास है आदित्य L1, आपको बता दें इसरो ने कहा है कि आदित्य L1 के प्रक्षेपण को श्रीहरिकोटा लॉन्च व्यू गैलरी से देखा जा सकता है। इसके लिए लोगों को वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वेबसाइट का लिंक उपलब्ध कराया है और ये भी बताया कि पंजीकरण शुरू करने की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर संचालन के लिए तैयार है। ये बिंदु पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 को उस बिंदु तक पहुंचने में लगभग 120 दिन या यूं कहने की 4 महीने का समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि आदित्य L1 मिशन इसरो का ये भी वाकई में पूरे तरीके से कामयाब होगा और भारत में जो भारतीय वैज्ञानिक है दोस्तों, उनका पूरे दुनिया में लोहा माना जाएगा। फिर एक बार भारत की साख बढ़ेगी, पीएम मोदी जी का नाम होगा। तो दोस्तों कमेंट में इसरो को ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा इस मिशन के लिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति चुना गया तो एलोन मस्क को बनाना चाहूंगा सलाहकार। विवेक रामास्वामी का अब तक का सबसे बड़ा बयान। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार के भारतीय अमेरिकी दावेदार विवेक रामास्वामी ने संकेत दिया है कि यदि वो 2024 में राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो अरबपति कारोबारी एलोन मस्क को अपने प्रशासन का सलाहकार बनाना चाहेंगे। NBC न्यूज के अनुसार रामास्वामी जो 38 वर्ष के हैं, उनको शुक्रवार को आयोवा में टाउन हॉल के दौरान जब पूछा गया कि यदि वो राष्ट्रपति
चुने जाते हैं तो वो किसे अपना सलाहकार बनाना चाहेंगे। उन्होंने जवाब में एलोन मस्क का नाम लिया। रामास्वामी पिछले साल ट्विटर के मालिक बनने के बाद मस्क द्वारा बड़े पैमाने पर की गई छटनी के प्रशंसक है। बायोटेक उद्यमी रामास्वामी ने कहा कि वो ऐसे नए विचारों के लोगों को चाहते हैं जो सरकार के भीतर से नहीं आते। एनबीसी न्यूज ने रामास्वामी के हवाले से कहा कि मुझे हाल में एलोन मस्क को और बेहतर तरीके से जानकर अच्छा लगा। मुझे लगता है कि वो मेरे एक दिलचस्प सलाहकार होंगे क्योंकि उन्होंने ट्विटर के 75% कर्मचारियों की छटनी की, भारतीय अमेरिकी ने कहा, और इसके बाद प्रभावशीलता वास्तव में बढ़ गई। एलोन मस्क जो 52 वर्ष के हैं, स्पेस एक्स, टेस्ला और एक्स के मालिक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भारतीय ये चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति रामास्वामी को ही बनाना चाहिए अगली बार, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं जहां पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के लिए न्यूयॉर्क में लगे रिहाई के नारे। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में उनके समर्थकों ने रैली निकाली। इन समर्थकों ने कहा कि जब तक अटक जेल में बंद इमरान खान को रिहा नहीं कर दिया जाता तब तक वो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। तो दोस्तों, दूसरी ओर पाकिस्तान की शीर्ष जांच एजेंसी ने गोपनीय दस्तावेज के गलत उपयोग को लेकर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में अटक जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से पूछताछ की। ये बात रविवार को मीडिया में आई खबरों में कही गई है। खान ने गोपनीय राजनयिक दस्तावेज के गुम होने की बात स्वीकार की। 70 वर्षीय इमरान खान इस महीने की शुरुआत में भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद वर्तमान में 3 साल कैद की सजा काट रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की विशेष अदालत ने कुरैशी की हिरासत 2 दिन और बढ़ा दी। 19 अगस्त को एफआईए ने किया था गिरफ्तार। जी हां, पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने गोपनीय राजनयिक केबल लीक होने के मामले में पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को हिरासत में लिया। उनकी हिरासत सोमवार को और 2 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। इमरान खान के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कथित तौर पर इसका गलत इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां यूक्रेन को हथियार दे रहा पाकिस्तान। रिपोर्ट पर रूसी राजदूत ने कहा, ये हमारे है खिलाफ, इस चीज को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं करेंगे। जी हां, भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव पाकिस्तान द्वारा यूक्रेन को हथियार भेजने के रिपोर्ट पर सहमति जताई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ रिपोर्ट और जानकारी के अनुसार ये सच है और ऐसे मामलों को हम गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार भेजता है। कुछ रिपोर्ट और जानकारियों के अनुसार ये बात सच है, ऐसे मामलों को हम गंभीरता से लेते हैं। यदि ऐसे रिपोर्ट की पुष्टि होती है तो ये स्पष्ट रूप से रूस विरोधी कार्रवाई है और इसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे रिपोर्टों और खबरों को बहुत गंभीरता से लेते हैं क्योंकि ये जमीनी स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। अलीपोव ने आगे कहा कि हम ये भी देख रहे हैं कि ये स्थिति संघर्ष के शांतिपूर्ण और तेजी से खत्म होने में बाधक न बने। जी हाँ, अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में भारत की आवाज बनेगी यूपी की ये बेटी बनाने जा रही है। इतिहास आखिर कौन है गीतिका, आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ घंटों पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने राजनयिक स्तर पर रिश्तों को लेकर एक नई उम्मीद जगाई है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर सुरेश कुमार की जगह ली है। वो पहली महिला अधिकारी बन गई है जिन्हें भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस प्रतिष्ठित भूमिका के लिए चुना गया है। गीतिका की नियुक्ति तब हुई है जब पाकिस्तान ने भारत में नए प्रभारी के तौर पर साद वरियाच को जिम्मेदारी दी है। साद पाकिस्तान उच्चायोग में एजाज खान की जगह लेंगे। दोस्तों, बता दें, गीतिका ने बतौर राजनयिक अपना करियर करीब 20 साल पहले शुरू किया था। साल 2005 में वो फर्स्ट सेक्रेटरी यानी मीडिया, संस्कृति और वीजा के तौर पर चीन में तैनात हुई थी। चीनी भाषा मंदारिन पर उनका अच्छा खासा कमांड है। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर ऑयल प्रोडक्शन का सरताज अमेरिका के दबदबे को चुनौती, कैसे ब्रिक्स का विस्तार बनेगा गेम चेंजर। बता दें, दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं यानी ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स समूह के विस्तार की चर्चा जोरों पर है। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को समूह के नए पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में शामिल करने का फैसला किया, जिससे एक लंबी प्रक्रिया पर मुहर लग गई। इस फैसले की घोषणा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा के साथ संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में की। इसे मोटे तौर पर पश्चिमी शक्तियों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ, ब्रिक्स का गठन सितंबर 2006 में हुआ था। ब्रिक्स का विस्तार अगर प्लानिंग के तहत सफल रहा तो यह गेम चेंजर अब साबित होगा। इस समूह को भू आर्थिक और भू राजनीतिक मंच में बदला जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ब्रिक्स को भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर विकसित होते नहीं देख रहा है। हालांकि उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि ईरान जैसे अमेरिका और पश्चिमी के विरोध देशों को भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ,
तरफ जहां दिसंबर में लोकसभा चुनाव बीजेपी ने बुक किए सभी हेलीकॉप्टर, सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा, बढ़ा सियासी पारा। बता दें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा अपना किला बचाने के लिए रणनीति बना रही है तो विपक्ष केंद्र में वापसी करने के लिए दाव लगा रही है। आम चुनाव में वोट संख्या बढ़ाने के लिए तमाम दिग्गज नेता जनसभा भी कर रहे हैं। इस क्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी मतदाताओं से संवाद बढ़ा दिया है। सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करवा सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा इस साल दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। इसके साथ इन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए सभी हेलीकॉप्टर पहले से ही बुक कर लिए हैं। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई की एक रैली को संबोधित कर रही थी। उन्होंने आगाह किया कि यदि भाजपा को केंद्र में लगातार तीसरा कार्यकाल मिलता है तो देश को निरंकुश शासन का सामना करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में दोस्तों अमिता बनर्जी जिस प्रकार से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा की तैयारियों पर जोर देने से भड़कती हुई दिखाई दे रही है। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ा दी इंडिया गठबंधन की टेंशन, ले आए तीसरे मोर्चे का फार्मूला। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने एनडीए को चुनौती देने के लिए विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के तहत एकजुट हो रहे हैं। हालांकि इसकी एकजुटता पर लगातार संशय बना हुआ है। बीजेपी इस पर लगातार हमलावर है तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने तीसरे मोर्चे की संभावनाओं का जिक्र करते हुए इंडिया गठबंधन के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम प्रमुख है और उन्होंने तेलंगाना की सत्ता में काबिज बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव के साथ यानी केसीआर के साथ तीसरे मोर्चे की वकालत शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अभी तक जो हुआ सो हुआ लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है। ओवैसी का यह बयान दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के लिए अस्तित्व में आए 26 राजनीतिक दलों के गठबंधन यानी इंडिया के संबंध में आया है। जी हाँ, विपक्षी इंडिया गठबंधन पर हमलावर होते हुए सोमवार को ओवैसी ने कहा कि जो इनके यानी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है उसको ये कम्युनल कहते हैं। इस दौरान ओवैसी ने तीसरे मोर्चे की संभावनाओं की बात भी कर दी। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो मिलकर तीसरा मोर्चा बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें जहाँ हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल। जी हाँ, अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा नेता ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। उनके इस बयान के बाद दोस्तों बवाल शुरू हो गया। कई हिंदू संगठनों ने इस पर विरोध जताया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर भी विवादित बयान पहले दे चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, इस बयान पर अब आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर क्या रिएक्शन देती है। दोस्तों आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहरहाल ये टीवी की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक